हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों चलिए हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और आपको इस टॉपिक से 1-2 नंबर जरूर ही फंसेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप सभी को टॉपिक समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, बट यहाँ पर सभी कठिनाइयों को, सभी अंधविश्वास को हम दूर करेंगे और आपको एक नया कंसेप्ट डेवलप करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा एक बार मैप को देख लीजिएगा और मैप को देखने के बाद में हम लोग ऊपर से चलेंगे, परिचय से इसको चलेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसमें आप एक थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप कीजिएगा कि ये पूरे भारत का मैप है। भारत के मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ चौहान वंश है, चौहान वंश, और यहाँ क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, जिसे चालुक्य वंश भी है। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। फिर चालुक्य वंश की उदय होने लगी। और यहाँ आप देख सकते हैं चंदेल वंश है, और यहाँ मालवा के पठान में परमार वंश है, और यहाँ पे क्या है, गढ़वाल वंश है। दोस्तों आप इसमें देखने के लिए आप सबसे पहले परिचय की ओर चलते हैं। परिचय में क्या है, इसका मेन जड़ क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसी को हम आप सभी के साथ डेवलप करेंगे। तो चलिए इसके परिचय में थोड़ा सा चल देते हैं। परिचय में दिया गया है कि 7वीं या 12वीं सदी से। परिचय क्या है, देखिए आप पहले ध्यान से एक बात सुनिएगा कि 7वीं सदी से 12वीं सदी, और कहीं कहीं बुक में 8वीं सदी से 12वीं सदी दिया रहेगा, तो आप उसमें कंफ्यूज न होइएगा। तो 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में प्रमुख राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अब इस राजपूत काल में छोटे छोटे राजपूत वंश उभर कर देखने को मिलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं परिचय में 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में, ये आप जानते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात में कोई ऐसा बड़ा राजा उभर कर नहीं आया जो कि पूरे भारत पर शासन कर सके। तो उसके पश्चात होता क्या है कि छोटे छोटे राजा उभर कर आने को देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे राजा उस छोटे छोटे एरिया में कवर करते हैं और अपना राजपाट करना प्रारंभ करते हैं। तो उसी को हम देखेंगे, उसी को राजपूत काल कहा जाता है। फिर से एक बात समझिएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में ऐसा कोई भी बड़ा राजा नहीं हुआ कि जो पूरे भारत में आकर राज करे। तो उसके संबंध में क्या हुआ कि छोटे छोटे राजा अपने छोटे छोटे इलाके में आकर अपना राजपाट करना प्रारंभ कर दिए। तो उसी जो छोटे छोटे राजा राजपाट करना प्रारंभ कर दिए, उसी को क्या कहते हैं, राजपूत वंश या राजपूत काल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ वैज्ञानिक के, कुछ इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। उन्हीं मत को हम थोड़ा सा देखेंगे एक नज़र से, फिर हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ। अब देखिए कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ ये क्या है, एक विदेशी इतिहासकार हैं। एक विदेशी इतिहासकार होने के नाते इन्होंने किया क्या कि इनका मतलब मानना था कि विदेशी जातियों की उत्पत्ति से हुआ है। किसका, राजपूत वंश की उत्पत्ति विदेशी जातियों के आने से हुआ है। अब विदेशी जाति जैसे कि आर्य आए, हुड़ आए, सब ये सब जो आते हैं भारत में आते हैं, तो उन्हीं के आने से, उन्हीं में का जो सिंहपति या क्षत्रिय जो होते हैं, वही क्या करते हैं, उनका उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में क्या है, गौरी शंकर हीरा ओझा के द्वारा, गौरी शंकर हीरा ओझा के द्वारा इनका मत क्या है कि प्राचीन क्षत्रियों के राजवंश से इनकी उत्पत्ति को माना जाता है। प्राचीन क्षत्रियों के राजवंश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखिए जो पहले पहले के क्षत्रिय थे, जो युद्ध स्थल में जाते थे, लड़ते थे, क्षत्रिय थे, वही क्या हुए कि जो क्षत्रिय मजबूत हुआ वो अपना राजपाट इकट्ठा किया और उतना में अपना राज्य जमाने लगा। तो उसी को उत्पत्ति का आधार मानते हैं कि इन्होंने गौरी शंकर हीरा ओझा। अब फिर देखिए एक गोपीनाथ शर्मा जी हैं। इनका उद्देश्य क्या है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति से,
बेसिकली कहा जाता है कि जो क्या थे, विष्णु भगवान थे, उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहों से क्षत्रिय की उत्पत्ति और जांघों से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है, ये ब्राह्मणों का कहना था। तो वहीं इनका जो गोपीनाथ शर्मा जी हैं, ये बताते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति यानी विष्णु के जो बाहों से उत्पत्ति हुई थी, वही क्या है, वही क्या होगा कि इनका जो राजपूत वंश है वहीं से उभर कर आने देखने को मिलते हैं। और एक चंद्र बरदाई हैं, इन्होंने अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। अब अग्नि कुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है कि पहले के जो साधु संत थे वो राक्षसों से बहुत अधिक परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने पर्वत पर जाकर अपना यज्ञ प्रारंभ करना शुरू किया। यज्ञ प्रारंभ करने के पश्चात में हुआ क्या कि यज्ञ प्रारंभ किया और वहीं से अग्नि कुंड से कुछ कुल या गोत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और ऋषिवंश उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि 36 कुल या गोत्र उत्पन्न होते हैं। वही अग्निकुंड से 36 गोत्र या कुल उत्पन्न होते हैं। उसी में से कुछ सूर्यवंशी थे, 10 सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी भी 10 थे, अग्निवंश 4 थे और ऋषिवंश 12 थे। तो यही चंद्र बरदाई का सिद्धांत था कि अग्निकुंड से ब्राह्मण इसका जो राजपूत वंश है उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको अब यहाँ पर छोड़िए, अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मैप को एक बार दोबारा से फिर देखिएगा। इस मैप में आप देखेंगे कि चौहान वंश, तोमर वंश और चौहान वंश है, यहाँ तोमर वंश है, यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश है, चालुक्य वंश है, परमार वंश है और चंदेल वंश है और इधर क्या है, गढ़वाल वंश है। तो ये आपका राजपूत वंश है। इस राजपूत वंश से इतना क्वेश्चन पूछता है कि चौहान वंश का एरिया क्षेत्र कहाँ था। चौहान वंश का एरिया क्षेत्र कहाँ है, एक गुजरात, चौहान वंश का ना ये अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर जिले में कोई किसका था, चौहान वंश का शासन या चौहान वंश का क्या था, चौहान वंश स्थित था। अब देखिए यहाँ दिल्ली में जो है, दिल्ली में तोमर वंश भी था। अब देखिए तोमर वंश और चौहान वंश में थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है, उसको देख लीजिएगा। तोमर वंश के संस्थापक अनंग पाल अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान के पिताजी से किए थे, पृथ्वीराज चौहान जी के पिता से किए थे। तो आप यहाँ से देखिएगा कि एक पृथ्वीराज चौहान के नाना जी यहाँ अनंगपाल है, या फिर तोमर वंश जो है ये नैनिहाल है, किसका, पृथ्वीराज चौहान जी का। तो अब यहाँ से देखेंगे कि चौहान वंश धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे यहाँ पर भी अपना सत्ता स्थापित कर लिए, यानी कि चौहान वंश पूरा लेते हुए, यहाँ से दिल्ली से लेते हुए ये चौहान वंश का शासन था। अब चौहान वंश में शासक कौन थे, चौहान वंश का शासक कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान। अब एक क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो अनंगपाल हैं इन्होंने ही दिल्ली की स्थापना की है। किन्होंने, अनंगपाल जी ने दिल्ली की स्थापना की है। अब देखिए यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, जिसे चालुक्य वंश भी कहते हैं। चालुक्य वंश नहीं कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश जो था ये प्रारंभ में तो गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो पतन होने के दौरान में गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश का एक और पतन होने लगा, तो चालुक्य वंश की उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो चालुक्य वंश के उत्पत्ति कब से मानी जाती है, गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन होने के बाद में चालुक्य वंश की उत्पत्ति को मानी जाती है। अब देखिए परमार वंश आता है। परमार वंश क्या है, परमार वंश ये जो मालवा का पठार देख रहे हैं ना, ये मालवा का पठार में पूरे रूप से विस्तृत है। कौन सा, परमार वंश है। परमार वंश का प्रमुख शासक कौन था, राजा भोज। तो यहाँ का शासक जो था राजा भोज था, और ये मालवा के पठार में पूरे विस्तृत था। अब देख लेते हैं चंदेल वंश। अब
ये शायद कहीं टॉपिक देखने को मिलता है। बहुत लोग तो इसको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं। बट ये मध्यकालीन का तो भाग नहीं है, लेकिन मध्यकालीन के भाग में हम इसे सम्मिलित किए हैं इस टॉपिक को। तो आप इसको गौर से देखिएगा। तो आप ये देख रहे हैं चंदेल वंश का जो है, चंदेल वंश ये जो मध्य प्रदेश का भाग होता है, उसी में चंदेल वंश उभर कर देखने को मिलता है। फिर आप यहाँ गढ़वाल वंश को देखेंगे तो गढ़वाल वंश के क्षेत्र में जयचंद का शासन रहता है, यानी कि जयचंद इसके प्रमुख शासक होते हैं। किसके? गढ़वाल वंश के शासक। अब यहाँ देख सकते हैं प्रमुख राजवंश हमने लिखा है। गुर्जर प्रतिहार वंश है एक, फिर चौहान वंश है। चौहान वंश कहाँ पे है? चौहान वंश ही ये अजमेर के साइड में और दिल्ली के साइड में है। परमार वंश, परमार वंश कहाँ है? परमार वंश मालवा के पठार वाला वही परमार वंश है। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, इसे चालुक्य वंश भी कहते हैं या सोलंकी वंश भी कहते हैं। तो देखिएगा, इसको चालुक्य वंश भी कहेंगे या फिर सोलंकी वंश भी कहेंगे। और फिर आगे क्या है? चंदेल वंश। चंदेल वंश में कौन सा होगा? चंदेल वंश ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र चंदेल वंश कहलाएगा। और गढ़वाल वंश कौन सा? यही कन्नौज वाला क्षेत्र गढ़वाल वंश कहलाएगा। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत सिखाएगा और इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा और एक कंसेप्ट को पूरा डेवलप किया। अब अगली वीडियो में एक इसी से रिलेटेड वीडियो को हम देंगे, जिसका क्या है कि प्रमुख राजवंश। चलो अच्छा, इसको छोड़ हटाओ। अब हम अगले वीडियो में से हम चलेंगे डायरेक्ट कहाँ से? अगले सल्तनत काल से हम चलेंगे। सल्तनत वंश से हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं। इनका परिचय क्या है? 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में या 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में देखने को मिलता है। उत्पत्ति में सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ जो और इसकी उत्पत्ति को मानते हैं, वो है विदेशी जातियों एवं उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। बट ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि कर्नल जेम्स वाट और स्मिथ जो है ये विदेशी लोग हैं, विदेशी इतिहासकार हैं। तो अपना मानना विदेशी के रूप में ही बताते हैं। गौरी शंकर हीरा ओझा के द्वारा प्राचीन क्षत्रियों के राजवंश से माना जाता है। इनका मानना था कि जो पहले के प्राचीन क्षत्रिय थे वही राजवंश के रूप में उभर कर देखने को मिलते हैं। गोपीचंद शर्मा के द्वारा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है और चंद्रबरदाई के द्वारा अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। अब यहाँ 36 कुल या गोत्र उत्पन्न होते हैं, उसको हमने देख चुका हूँ। अब ये सब पूरा आपको मैप में दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों, अब ये तो पूरा आज का इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। अब देखिए, कल से सल्तनत का देखेंगे। दोस्तों, हमने ये 5वीं वीडियो है, इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सिलेबस को बताया था, सेकेंड वीडियो में अरबों का आक्रमण से रिलेटेड कुछ बताया था, और थर्ड वीडियो में महमूद गजनवी के बारे में, और फोर्थ वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में, और ये आज का 5वां वीडियो है। अब 6वां वीडियो में क्या होगा कि सल्तनत काल को, पूरी सल्तनत काल को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा सल्तनत काल को रिलेटेड टारगेट करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।